जो मुख्य विषय हमारा है वो उस अजपा पर आधारित है जिसे श्वासों के साथ गूंथने की आपने चेष्टा की है। ये सारा खेल एक ऐसे विज्ञान पर आधारित है जिसमें श्वासों के द्वारा हम अपने समूचे अस्तित्व को बदल सकते हैं। हो सकता है प्राचीन भारतीय मनीषा पर विश्वास करने में कुछ कठिनाई हो। प्राचीन भारतीय मनीषा अनेक स्वरूपों में सिद्ध नहीं हो पाई, जिसका कारण प्रक्रिया और कार्यविधि का अभाव रहा। उतनी गंभीरता से पूरित मानस नहीं रहे कि वो पूरी प्रोसेस और उसके प्रोसीजर, प्रक्रिया और कार्यविधि का अनुपालन कर सकें। तो लगा आस्था अनास्था के बीच प्राचीन भारतीय मनीषा का विज्ञान झूलता रहा, लंबे समय से झूल रहा है। बीच बीच में महासिद्ध आते हैं और फिर भी सिद्धियों के लिए वर्जन भी होता है, क्योंकि उससे साधना प्रभावित, दुष्प्रभावित होती है, अहंता प्रकट हो जाती है, बंधन भी है। फिर भी अब काल के बदलते स्वरूप में प्राचीन भारतीय मनीषा को एक आधार मिलना आरंभ हो गया है। 15 वर्ष पूर्व बड़ी गंभीरता से मैं रात दिन क्वांटम साइंसेस को पढ़ता था, दीवानों की तरह से पढ़ता था, और तब ये पूरी आहट मिल चुकी थी कि जो कुछ भी अध्यात्म के विज्ञान में अनजाने काल से प्रतिपादित है, अब उसकी स्थापना का समय आ गया। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, तू चिंता मत करना बेटा, भगवान को लेबोरेटरी में नचाएंगे, भगवान को लेबोरेटरी में नचाएंगे, इसकी चिंता मत करना, वो काल आ गया है। और उसी काल के अंतर्गत प्रादुर्भाव हुआ है ऐसे बहुत बड़े बड़े विज्ञान का जिनकी टोह सामान्य मानस को नहीं मिल पाई। ये दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि काल के अधीन है। ये काल के अधीन है, दुर्भाग्य नहीं है कि मनुष्य की कौतुकी बुद्धि वो किसी भी गंभीर तथ्य का समावेश या उसे अपने संज्ञान में लेने से, टू ड्रॉ इट्स नोटिस अपॉन सच एन इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो अक्षम रह जाती है और फिसल करके क्या आ जाता है किसके। और उनमें अधिकांश खबरें इस बात की होती हैं कि कौन से फिल्म एक्टर ने अपने बच्चे का जन्मदिन कहां मनाया, इत्यादि इत्यादि, और उसे देखने वालों की संख्या भी बहुत होती है। अच्छी बात है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, पर वहां वो एक भी सूचना नहीं होती जिसे संज्ञान में लेकर के हम गंभीरता से यह स्थापना कर सकें कि मनुष्य रूपी जीवन जिस उत्कर्ष को प्राप्त होने के लिए मिला, जननी के जठर में हम आए, उसकी प्रगति के लिए क्या कोई पुष्टियां बाहर से मिल रही हैं, इसका कोई कहीं उल्लेख नहीं होता। वो मनुष्य के कौतुक के कारण वो समाचार बन ही नहीं पाते हैं। अन्यथा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सबसे आधुनिक विज्ञान जो मनुष्य की समूची संरचना को बदल पाने में समर्थ है, जो स्थूल की चर्चा है, स्थूल की संरचना बदल पाने में, अभी बात सूक्ष्म की उतनी नहीं हुई, अभी बात कारण की नहीं हुई, आत्मा तो पता नहीं कहां का खेल होगा, अभी बात केवल इस पंच भौतिक जड़ शरीर की है जिसे हम अज्ञ कहते हैं। इस अज्ञ शरीर को पूर्णतः बदल पाने में एक विज्ञान स्थापना कर चुका है, जिस विज्ञान को हम एपिजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और कितना बड़ा सौंदर्य है इस विज्ञान का, इस विज्ञान के समर्थक 2% भी नहीं है और 98% इसके विरोध में खड़े हैं। और विरोध में खड़े होने का कारण सबसे बड़ा है कि विरोध में इसमें कौन है, जो बाजार नियंत्रित करते हैं,
the largest industry of this planet, one of the largest industry, so called. और स्थापनाएं कहां से आई हैं? वो भी वहीं से आई हैं। समुद्र मंथन चल रहा है, देव और असुर अपने अपने हिस्से का अमृत बटोरना चाहते हैं। विष लगता है कि शिव के साथ इस पूरे साम्राज्य में बांटा जा रहा है, जबकि सत्य यह है, उस चलते हुए समुद्र मंथन में इस बात की स्थापना हो चुकी है कि मनुष्य के पास वो अधिकार है कि वो अपने संपूर्ण मूल डीएनए को ही बदल डाले। सुनने में बड़ी अटपटी सी बात लगती है, पर एपिजेनेटिक्स नाम के इस विज्ञान के पीछे का आधार यही है, और ये विधा हमारे इस अध्यात्म की इस साधना से सीधे रूप से गुथी हुई है। अन्यथा इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। इंटरनेट और यूट्यूब पर सर्च करने जाओ, एक शब्द 100 चीजों को लाके आपके सामने खड़ा कर देगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा जो सामान्य रूप से अवगत लोग नहीं होंगे, बहुत होंगे। नहीं भी अवगत होंगे तो आज से हो गए। एक यूट्यूब पर शब्द एपिजेनेटिक्स और वीडियोस भरी हुई आपके सामने आ जाएंगी। पर एपिजेनेटिक्स का मर्म अध्यात्म की साधनाओं से कैसे जुड़ता है, किस स्वरूप में जुड़ता है, यह गंभीर विषय जिसका अध्ययन होना परम आवश्यक है। एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत जेनेटिक्स अर्थात हमारे जीन्स, हमारी मूल संरचना का डिजाइन, एपी कहते हैं परे, बियॉन्ड। जिस प्रकार हम कहते हैं इंद्रिय अतीत, जो इंद्रियों से परे की बात हो, उसी प्रकार एपिजेनेटिक्स जो जेनेटिक को डिजाइनिंग इत्यादि से परे की बात हो। मैंने सुना था माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए भी कोई यहां पर एक प्रोफेसर आए हुए हैं हमारे बीच में, उन्होंने अपना परिचय कल दिया था, परिचय दिया था, तो वो तो मुझसे कहीं अधिक विस्तार से इन विषयों पर जानते होंगे। एपिजेनेटिक्स के अनुरूप वो घटक जो निर्णायक है कि मनुष्य के जीन्स के अंतर्गत क्या परिवर्तन आ सकते हैं। क्योंकि मैं उतना उस विज्ञान की विधा से दक्ष नहीं, इसलिए मेरे शब्दों को ठीक ठीक ना पकड़ करके उनके मर्म को पकड़ना आवश्यक होगा। उस विज्ञान के अनुरूप आप अपनी चेतना के द्वारा विद द इंटरवेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस आप अपने समूची संरचना के आधार को बदल कर रख सकते हैं। समूची संरचना के आधार को आप अपने भीतर सोचते चले जाइए और आप उसको बदलने में सक्षम हैं। जो कुछ मैंने इंटरनेट पर सुना है, क्योंकि मैं इसका रिसर्च स्कॉलर तो नहीं हूं, उसके अनुरूप अगर इस विधा की स्थापना सामान्य मानस में हो जाती है तो 80% गंभीर अथवा सामान्य रोगों के लिए आपको चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। 20% बच जाएंगे जो संभवतः, जिनका उल्लेख मैं बार बार कहता हूं, प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध के कारण हो सकता है 20% बच जाएं, 80% में आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने भीतर समूचे उपचार की निधि लेकर के अवतरित हुए हैं। आप में हस्तक्षेप करने की समूची सामर्थ्य है। किस प्रकार हमारे ग्लैंड्स, किस प्रकार उनके रसों के स्त्राव निकल करके प्रत्येक सेल की कक्षा में परिवर्तन ला सकते हैं, यह इस विज्ञान के अंतर्गत आता है। एपिजेनेटिक्स के अनुरूप जाने अनजाने में भी अगर आप में भाव सकारात्मक जागृत हो जाते हैं तो आप अपनी रोग प्रतिरोधकी नहीं अपितु उन प्रतिरोधक कम क्षमताओं को भी विकसित कर लेंगे जो नकारात्मकता विचारों के स्तर पर, कल्पनाओं के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर आपको आकर के व्यथित, क्रंदित, प्रताड़ित करती है। उन सब का आप सामना कर पाओगे। और यह वो विज्ञान कहता है जिसकी स्थापना उन्होंने अपने स्वरूप में प्रयोगशाला में की हैं।
हालांकि वो भी इस बात से अभी संग्राम में हैं, पर उन्होंने अपनी ध्वजा उठाई है प्लेसिबो, नेसीबो इत्यादि जैसे शब्द। पर उनकी अगर बात को जाने तो हमारे इस अध्यात्म विज्ञान की पूरी पुष्टि सामने आ जाती है। और उस पुष्टि के अंतर्गत भाव आता है ये जो आपके सामने है। कहते हैं निकोलस टेस्ला ने लगभग 100 वर्ष से अधिक पूर्व ये कहा था कि ये पूरा ब्रह्मांड, आप सब परिचित हैं निकोलस टेस्ला के नाम से, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो वैज्ञानिक जो स्वामी विवेकानंद का शिष्य था, रात को सपने में नाना प्रकार की मशीन देखता था और उस काल में उन खोज के बारे में उल्लेख करता था जिनकी पूरी पुष्टि अभी भी होनी बाकी है। उस निकोलस टेस्ला का वाक्य है ये सब कुछ ऊर्जा, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी का हिंदी मेरे पास नहीं है, वाइब्रेशन को तो हम तरंग कह सकते हैं, आपके पास है तो जोड़ देना। क्या कहते हैं? आवर्ती, 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 आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति और तरंग, ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग। तो ऊर्जा आवृत्ति का ये सारा साम्राज्य उसका खेल है और बिल्कुल सत्य है। ये जितना भी हमारा स्थूल जगत है ये संपूर्ण रूप से इन्हीं का खेल है। अगर आपने आवृत्ति में छेड़छाड़ कर ली तो तरंगों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। हमारा पूरा अस्तित्व प्रतिपल कंपन के अंतर्गत है। उसकी ताल को बदलने से हमारे पूरे स्वरूप में बदलाव लाया जा सकता है। और जब आप गायत्री को अपनी श्वासों में गूंथने का प्रयास करते हो तो आप ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग के खेल में प्रवेश कर जाते हो। यू स्ट्रेट अवे एंटर इनटू द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति एंड वाइब्रेशन। तरंग में आप चले जाते हो। यह बात सोचने में भले कितना भी कठिन लग रहा हो, पर इसका प्रयोग एक दिन में भी करके देखा जा सकता है। केवल एक दिन अगर आप सजगता से श्वास लेते हुए गायत्री की 24 अक्षरों को अवसर दे देते हो, उठते बैठते, जैसा आप पोस्टर में देख रहे हैं, दोनों तरफ माला प्रतीक है जप का, गायत्री चारों ओर है, और वो खड़े हुए माला अर्थात चलते फिरते घूमते फिरते, चित्र एक प्रतीक रूप में बनाया गया समझाने के लिए। एनीवेयर, एनी टाइम, एनी मूवमेंट, आउट ऑफ बाउंड्स, कोई सीमा नहीं, बंधन नहीं है, कहीं भी कभी भी निरंतर अपनी ऊर्जा, उस ऊर्जा की आवृत्ति और उसकी तरंगों को अधिकार में लेने का आप प्रयास कर रहे हैं। आपका अपना चेतन मन उस ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग के हस्तक्षेप से आप में अनेकों प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए तत्पर होगा। एक दिन का प्रयोग, एक दिन के प्रयोग के उपरांत शाम को आप उन्हीं विषयों पर मनन करके देखने की चेष्टा करेंगे तो अपने जीवन के उन्हीं उपलब्ध विषयों पर एक नई दृष्टि आपको प्राप्त होगी। इज इट सम मैजिक? नहीं, मैजिक ये नहीं है। मैजिक ये है कि ईश्वरपति, लीलापति की माया इतनी सघन है कि सब कुछ हम ही में होते हुए भी हमें पता ही नहीं होता। तो माया क्या है? तो माया और कुछ नहीं है। माया बाहर है? नहीं, माया बाहर नहीं। कहां है माया? मेरी दृष्टि में है। मेरी दृष्टि को उसने ऊर्जा, आवृत्ति और तरंगों के द्वारा इतना स्थिर कर दिया कि जो मुझ में है उसका मुझे ही बोध नहीं है। मैं इस स्वरूप में कंपायमान हो रहा हूं प्रतिपल कि मुझे अपना ही पता नहीं। मेरा स्वरूप कटा बटा है, मुझे बोध नहीं है। क्यों?
क्योंकि लीलापति की माया का आच्छादन इतना बड़ा है। इस प्रकार की साधना उस आच्छादन में हस्तक्षेप है। इट इज ए डायरेक्ट इंटरफेरेंस। पर मैं चाहता था कि केवल आप इसे एक साधना मान करके आस्था के आधार से ही स्वीकार करते हुए यहां से नहीं जाएं। उसमें उस आधुनिक पक्ष का एक पुट होना आवश्यक है, जिसके कारण मैंने एपिजेनेटिक्स का उदाहरण दिया। मैंने इस विज्ञान के विषय में मैं काफी समय से जानता था, पर इस विषय के साथ जोड़ने के लिए मुझे फिर से इसको थोड़ा पढ़ना भी पड़ा, सुनना भी पड़ा, और फिर कुछ बातें, कुछ पंक्तियां मैंने उन लोगों की यथावत आप लोगों के लिए उद्धृत भी की। क्योंकि जब एक अध्यापक तैयारी करता है तो उसके भीतर का साधक उस समय लुप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय उसे केवल दूसरों के मस्तिष्क में जानकारी को पहुंचाना है। उस समय वो और कुछ नहीं बचता, ना उस समय उसको साधक ना सिद्ध कुछ नहीं रहता। वो केवल एक अध्यापक होकर के उस रूप में विषय को तैयार करता है कि मैं दूसरे को पढ़ा सकूं, उनके संज्ञान में ला सकूं। ल्यूमिनोसिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, जैसे पहली थी, अभी आएगी, आ रही है। इसी के अंतर्गत उन्हीं लोगों ने जिन्होंने एपिजेनेटिक्स, पूरी पंक्तियां अगर नहीं भी दिखाई दें आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल रहा हूं वही सब कुछ मैं अपने स्वरूप में शब्दों में बोल रहा हूं। उन्हीं लोगों ने इस बात को अनुभव किया कि मनुष्य के भीतर से उद्भासित होने वाली तरंगें विशेष प्रकार की स्थिति में कैसे परिवर्तन को प्राप्त होती हैं। तो उन्होंने जाना बहुत बड़े स्तर के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, जहां अल्फा, थीटा, डेल्टा इत्यादि के विषय में हम सुनते हैं, EM, ERI इत्यादि के विषय में, ना उनकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल एक एक सेल में आपके भाव के अनुरूप होने वाले परिवर्तनों को भी नापने की चेष्टा की है, एक एक सेल के। तो उन्होंने पाया कि ईच एंड एवरी सेल रिस्पॉन्ड्स इवन टू द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। छोटी सी अनुभूति की प्रतिक्रिया भी एक सेल संपूर्ण रूप से व्यक्त करता है। और यही अगर आप पूरे अस्तित्व को गायत्रीमय कर देंगे, उस पर आरोपण कर देंगे, तो क्या होगा आप सोचना आरंभ कीजिए। अभी आप आधुनिक विज्ञान के पक्ष की कुछ समझ ले रहे हैं। वी आर नॉट हेयर टू बिकम स्कॉलर्स ऑफ एपिजेनेटिक्स, बिल्कुल नहीं। हम केवल इतना जानने के लिए यहां उपलब्ध हैं कि उस आधुनिक विज्ञान की कौन सी पुष्टि है जो पंच तत्वों पर मनुष्य की चेतन क्षमता से अधिकार प्राप्त करने के विषय की स्थापना करती है। हम केवल इतना जानना चाहते हैं, बाकी विज्ञान हमारे पास है। हाउ टू डू दैट ये उनको नहीं पता। उनको केवल मस्तिष्क के धरातल पर कुछ ध्यान, जड़ ध्यान इत्यादि करके उतना सोना सुलाना आता है, इससे अधिक उनके पास नहीं है। वो सब हमारे पास है। हाउ टू डू इट वी नो दैट, हाउ इट इज हैपनिंग दे नो दैट। क्योंकि वो हमारे पास अभी गंभीरता, उपकरण संभवतः अब आने आरंभ हो गए होंगे, हमारे बच्चे भी बहुत आगे निकल गए, पर वो उनके पास है। प्राचीन भारतीय मनीषा जिस कारण से हारी, वो काल के अनुरूप इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर के कारण संभव है, संभावित है। ये प्रोबेबिलिटी का विज्ञान बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा विज्ञान है जो है तो मैथमेटिक्स का एक भाग कहते हैं बन चुका है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए इसके आधार की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रोबेबिलिटी में संभव है, संभावना है, संभावित है। इसी में असुरों को और इसी में देवताओं को अपना खेल करना होता है। असुर कहता है संभव ही है ना, नहीं हुआ तो कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा।
देव देव भी अस्थिरता के अधीन है। मैं आपकी समझ को नहीं बदल रहा हूं और ना मुझे बदलना है, पर मैं उस सत्य से अवगत करा रहा हूं जिस सत्य को सुनने के उपरांत बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना, बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना, पर उस सत्य से अवगत होना आवश्यक है। जिन देव प्रतिमाओं की हम उपासना करते हैं, आपने पुराने काल में उनको किस कथा किस स्वरूप में जाना वो विषय अलग है, उसको पूर्ण मान्यता है, पूर्ण मान्यता है 100%। पर एक सत्य और भी है, उत्कर्ष प्राप्त जीवात्माएं देव योनि को भी जाती हैं, जिसका अर्थ क्या है, यू नेवर नो। आपको किसी बड़े क्षेत्र का हनुमान बनने का अवसर मिल जाए, जब कभी भी कोई हनुमान को स्मरण करे, उस समय आपकी उत्कर्ष प्राप्त जीवात्मा को जाकर के उस स्वरूप को प्रकट करना पड़े, सुनने में थोड़ा सा ठिठकते हैं हम लोग। इसलिए मैंने इसको संकेत में कहा है, जबकि सत्य यही है, उत्कर्ष प्राप्त जीवात्माएं ही देव योनि को प्राप्त होती हैं। और देव योनि ब्रह्म ऋषियों की योनि से नीचे की योनि है। वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि जैसे नाम भी पद हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कुलपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राजदूत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। भिन्न भिन्न जीव आकर के उन पदों को वर्ण करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। मनुष्य लोक में तो रिटायर हो जाते हैं, पर अध्यात्म के जगत में रिटायर नहीं होते, उत्कर्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इन बातों से हो सकता है आपको सुनने में एक क्षण के लिए कठिनाई भी हो, बहुत कुछ एकदम से स्वीकार नहीं होता, क्योंकि पूर्व की धारणाएं उन्हें एक के स्वरूप में मान्यता दे चुकी होती हैं। मैंने ये बात क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि हम सब में आने वाले समय का ब्रह्मा होने की भी प्रोबेबिलिटी है। सब सुन के तो बड़ी हंसी आती है, हंस लो, खूब हंस लो। हंस लिया, हाँ, अब मान भी जाओ। हम सब में आने वाले किसी काल में ब्रह्मा होने की भी सामर्थ्य है, यह प्रोबेबिलिटी का चरम है। ये इसके नीचे सब कुछ संभव है। इस प्रोबेबिलिटी के कारण ही विज्ञान आज तक कुछ भी कर पाया, कुछ भी कर पाया। अध्यात्म विज्ञान अगर परास्त हुआ तो इस प्रोबेबिलिटी के कारण भी हुआ, क्योंकि तब उन लोगों की संख्या कम हो गई जिनमें अस्थि भाव समाप्त होता गया। अस्थि भाव समाप्त हुआ, कुछ है। अस्थि माने कुछ है। अस्थि कौन होता है? वैज्ञानिक अस्थि होता है। सबसे बड़ा आस्तिक कौन है? वैज्ञानिक। वो आस्तिक नहीं है जो भगवान से डर के मारे और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसे आप आस्तिक कहोगे? नहीं, वो तो नास्तिक है। वो तो भगवान के अस्तित्व पर कुल्हाड़ी चला रहा है। आस्तिक कौन है? आस्तिक वो है जो उसके अस्तित्व की परख करने के लिए वो सारी प्रक्रिया और कार्यविधि को अपनाने को तैयार है कि हनुमान है कि नहीं है, पता लग जाए। और यह सत्य है कि एक बार कार्यविधि और प्रक्रिया अपनाई जाए ईमानदारी से, वो है कि नहीं है इसका पता अच्छों को लग जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रोबेबिलिटी के आधार से ही हम आज तक परास्त होते आए। हमारे कुतर्क और संशयात्मक मन ने हमें कहीं टिकने नहीं दिया। कुछ भी आरंभ किया, कुछ दिनों तक निर्वहन हुआ, उसके उपरांत कठिनाइयां, अभिरुचि, रुचि इत्यादि जैसे विषयों ने आकर के छिटका दिया, छिटका दिया, कहीं टिकने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम उस प्रोबेबिलिटी के पक्षधर नहीं थे। हमने अपने आप को उस पूरी कार्यविधि में प्रवेश नहीं कराया, पूरे विश्वास से उस काम को किया ही नहीं, केवल संशयात्मक मन के द्वारा सोचते रहे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा।
अतः इस प्रोबेबिलिटी के खेल से हमें अब जीत के आगे जाना है। और मैं जो कुछ कह रहा हूं इसे केवल एक ही प्रकाश में सुनना आप, और वो प्रकाश है उस अजपा गायत्री का जो आज आपने प्रातः जिसका अभ्यास आरंभ किया श्वासों के साथ, कि हां इसके द्वारा मुझे वो सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है, मैं किसी भी कठोर स्थिति में से, भीषण स्थिति में से अक्षुण्ण निकल सकता हूं, निकल सकती हूं। अगर उस अजपा ने आपकी श्वासों में वो आधार प्राप्त कर लिया तो हर पल, जिसे कहते हैं हरि आपके साथ चलते हैं। हरि उस रूप में चलते हैं धोती पहन के, मुकुट लगा के नहीं चलते, आई रियली डोंट नो। पर हां, हरि चलते हैं एक प्रेरक बल बन करके, एक संबल बन के, एक आधार बन करके, भीतर की प्रतिरोधक क्षमता बन करके। क्योंकि फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस, शक्तियों के चेहरे नहीं होते, उनकी तरंगें होती हैं। एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जब तक मृत्यु लोक की कक्षा में है तब तक यह विज्ञान सक्रिय रहेगा। मोक्ष प्राप्त का विज्ञान नहीं है, उनका विज्ञान अलग हो जाता है, और उनकी हम चर्चा करें भी क्यों, अभी तो अपनी बात है। तो इस संभावना को आपने पोषित करना होगा, उसी को अस्थि भाव कहते हैं। अस्थि भाव धर्मांधता नहीं है, अपितु एक कार्य विधि और प्रक्रिया को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए धैर्य है कि इतना प्रोसीजर पूरा किए बिना यह काम होने वाला नहीं है। लोहा इतने समय में मैग्नेट बन जाएगा, उससे कम में नहीं, उससे कम में नहीं मैग्नेट बनने वाला। उसकी एक विधि है, कार्य विधि है, एक समय लगता है। चाय का उदाहरण सुना सुना के मैं थक गया। एक चाय के बनने की विधि नहीं है क्या? क्या पानी झोंक करके, पत्ती झोंक करके आप चाय बना दोगे? नहीं बना सकते। 3-3 लड़के मेरे साथ रुके हुए हैं और सब अपने हाथ की चाय बना के मुझे पिला के मेरा मुंह देखते हैं। मैं ऐसे करता हूं और मैंने एक क्षण अधिक लगा दिया तो उनके वो अपनी प्रोबेबिलिटी नकारात्मक कर लेते हैं। नहीं ठीक, नहीं, मैं भले कह दूं अच्छी है। इस प्रक्रिया को समय देना है, इस प्राण प्रतिष्ठा को अपने भीतर करना है। हम प्रक्रिया को अवधि नहीं देते, कार्य विधि को अपनाते नहीं हैं, उसको उसके जितना समय नहीं देते, अपनी अस्थिरता भी उस विज्ञान पर मर देते हैं। मैंने बहुत किया, मुझे कोई परिणाम नहीं मिला, बहुत किया, मुझे परिणाम नहीं मिला। वो लड़का मेरा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, खैर उसका उदाहरण अभी नहीं लेता, नहीं तो वो संकोच में चला जाएगा। उनके अनुसार, मैं उन पाश्चात्य विज्ञान की बात कर रहा हूं, उनके अनुसार डिस ईज, जिसे हम डिजीज कहते हैं, वस्तुतः तो डिस ईज है ये, डिस ईज। एपिजेनेटिक्स के वैज्ञानिक कहते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में लगभग, यह संख्या निर्धारित नहीं है, कहीं किसी ने कुछ कही, किसी ने कुछ कही, मैंने औसत लिख दिया है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, 1.5 लाख प्रोटीन होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम मनुष्य शरीर 1.5 लाख प्रोटीन की संरचना है। ये 1.5 लाख, 1.25 लाख है कि 1.35 है, ये मैं नहीं जानता, इसकी ठीक संख्या मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो जो 1.5 थी मैंने कहा बढ़ा के लिख देते हैं। 1.5 लाख प्रोटीन का ये पूरा संविधान है ये। और उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में इन प्रोटीन्स को 3 प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। ट्रॉमा, रोग कहां से आता है? ट्रॉमा, कोई ऐसी दुर्घटना आकस्मिक घटी जिसका प्रभाव आपके शरीर के रसायनशाला को प्रभावित कर गया। टॉक्सिन, बाहर से आए हुए विषाक्तता जो आपके भीतर आ गई। और विचार,
ये तीन बातें आपके शरीर के 1.5 लाख प्रोटीन्स को प्रभावित करके रोग की उत्पत्ति करती हैं। यह उनके अनुरूप मैंने कहा, मैंने यथावत नोट किया है, कुछ अपनी ओर से जोड़ा नहीं। जो जोड़ा उसे ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें संस्कार भी आते हैं जिसे वो संभवतः इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। वो ट्रॉमा मानते हैं, टॉक्सिन्स मानते हैं, थॉट्स मानते हैं। संस्कार हम मैंने अपनी ओर से ब्रैकेट्स में जोड़ दिया कि संस्कार भी आकर के प्रभावित करते हैं। उनके अनुरूप हर प्रोटीन अपने आप में एक प्राण शक्ति का उदय करता है। उनके अनुरूप, जो मैंने उनके स्वरूप में पढ़ा। मैं हर बात की उनकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पर मैं उनके लिखे हुए के साथ न्याय कर रहा हूं। और उन्होंने यह भी जांचने की चेष्टा की कि मनुष्य के शरीर में जो रोगी सेल हैं, जो रोगी प्रोटीन है, मैं सेल कहूं प्रोटीन कहूं, बात आप समानांतर मानना, उसे ठीक करने के उपचार के लिए दक्षिण अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग करके जाना है कि 2 पृथक प्रकार की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को अगर रोगी सेल में प्रवेश कराया जाए, सुनाया जाए, और जिनमें पृथक डिस्टिंक्शन, एक 11 गुना उग्र अर्थात एक 11 गुना कम उग्र, दोनों पृथकता में ए डाइसेंटिंग फ्रीक्वेंसी, उनको अगर प्रवेश कराया जाए तो उन्होंने कैंसर के सेल्स को भी उपचारित होते हुए पाया है। और यह सब कुछ उन्होंने अपने प्रयोगशाला में सिद्ध कर लिया है। अब वो, क्योंकि यह सब कुछ तरंगों पर आधारित है, मनुष्य में चेतना पर आधारित है, तो कहते हैं इसीलिए इसे जो फार्मा सेक्टर है, जिसके अधीन समूची स्कॉलरशिप्स, समूचे कार्यक्रमों के पैसे, फंडिंग इत्यादि सब कुछ आता है, रिपोर्ट्स तक आती हैं, जो लोगों की रिपोर्ट्स हैं उनको प्रकाशित होने देना, गौन कर देना कि मौन कर देना, बहुत कुछ ये सब उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये उनके द्वारा ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने ये खोज की है, किसी और के द्वारा नहीं, किसी समाचार में केवल किसी पत्रकार की लिखी पंक्ति नहीं, एक वैज्ञानिक का स्वयं दिया गया ये उल्लेख है।